प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंद। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों, आज का जो विषय है उस विषय से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आपको इस आदमी की शक्ल तो याद होगी, पर उसका एक वीडियो भी देख लिया जाए। एक क्रांति होने जा रही, भयंकर मारकाट होगी इस देश में। कब? अब तो कभी भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब अगला रीजन क्या होगा? भाई, इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, बैंक्स कोलैप्स किए। अरे रीजन, अगर ये वॉर बढ़ जाए, ईरान इजराइल वाला वॉर बढ़ जाए और सिर्फ गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाए तो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा। यही फ्रांस में हुआ था, यही रूस में हुआ था। क्या हुआ था रूस में? लोग गए जार के पैलेस के बाहर खड़े हुए, बोले हमें रोटी दो। उसने सेना भेज दी कि इनको रोटी नहीं, गोली दो। वो सेना कौन थी भाई? सोल्जर कौन है? अ फार्मर इन यूनिफॉर्म। उसी के रिश्तेदार बाहर खड़े थे, वो सेना जाके जनता से मिल गई, हो गई क्रांति। वो वही हाल, उसी तरफ हम भी जा रहे हैं। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा उस दिन क्रांति होगी। मैं तो चीन निकल जाऊंगा, मेरा तो है अपना सारा व्यवस्था। चीन में क्या है? अपने चीन में क्या सेट करके रखे हैं? फ्रेंड्स है, सबका अपना बिजनेस है। जी रंजय जी, भैया तो चीन जा रहे हैं, देश बर्बाद करके, देश आग लगा के। इनकी ये सारी बातों में कितनी गलतियां हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हैं? पहले तो इनके सारे जो फैक्ट्स हैं, जो भी इन्होंने तथ्य कहा है फ्रांस की क्रांति से, एक तो क्रांति, भूखा है तो क्रांति करेगा, मतलब ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है? नक्सलाइट्स का, वामपंथियों की बातें। फिर ये क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, उस पर हम फिर आएंगे। इनके इस वाक्यांश में क्या कमियां आपको नजर आती हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि इनके जैसे लोग जो है ना, सिविल में नहीं सिलेक्ट हुए, और बहुत सारे इनके जैसे मुझे लगता है सिलेक्ट हुए भी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका माइंडसेट किस टाइप का रहा होगा। और इनके द्वारा जो पढ़ाए गए हैं, मतलब जो इनके कोर्सेज लेकर के पढ़ करके एग्जाम्स में जाते हैं, कुछ लोग हो सकता है क्लियर भी करते हो, उनका माइंडसेट कैसा रहा होगा। तो मैं तो ये सोचता हूं। बट एनीवे, जो ये बेकार आदमी, बेहुदा आदमी जो कह रहा है क्रांति होगी इस देश में और जलेगा और कटेगा, और उसका ये रीजन क्या दे रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स होगी, बैंक कोलैप्स होगा। भैया, इकोनॉमी तो भारत की नहीं कोलैप्स हुई जब भारत के अंदर में लाखों करोड़ रुपए के नकली नोट चल रहे थे। भारत की इकोनॉमिक नहीं क्रैश हुई, भारत का इकोनॉमिक नहीं गया जब इस देश ने कोयला और 2D जैसे बड़े बड़े घोटाले और स्पेक्ट देखे। इस देश में बहुत सारे जो कांग्रेस पोषित लोन जो दिए गए थे, लाखों करोड़ रुपए का बैंक का एनपीए हो गया था। चाहे वो विजय माल्या रहे हो, मेहुल चोकसी रहे हो, नीरव मोदी रहे हो, या अन्य जिन्होंने, दर्शकों को तो ये 2-3 नामों में जो भाग गए हैं, लेकिन कई ऐसे उद्योग थे जिन्होंने पैसे लिए थे, पैसे नहीं चुकाए, बैंक को एनपीए हुए। फिर जैसे आप देखो तो मालविका स्टील जैसी चीजें बिकने के बाद में वो टाटा ने खरीदा, वो टाटा उस यूनिट को रन कर रही है, अब वो प्रॉफिटेबल रन में है, बैंक ने अपने एनपीए रिकवर किए। जब 2004 से लेके 2014 के बीच की जो मनमोहन सिंह की जो लुटेरी सरकार थी, जिसने इस देश का कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ा जिसको नहीं लूटा हो, जब हम उससे बाहर आ गए, तो अभी इस समय तो हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की पीपीपी के हिसाब से वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी के अनुसार हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जल्दी ही मतलब 2027 में हम 4th हो जाएंगे, और 2030 होते हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है, भारत सबसे तेज ग्रो कर रहा है। जिस चाइना में जाने की ये बात कर रहा है ये बेहुदा आदमी, उस चाइना की इकोनॉमी भारत से कम ग्रो कर रही है। हम उससे ज्यादा, डबल से भी ज्यादा से ग्रो कर रहे हैं। हमारे वहां तो वामपंथ अपने चरम पर है। नहीं, दर्शकों को कुछ याद दिला दूं, चाइना का जिस चीन में जाने की बात कर रहा है, उस चीन का रियल एस्टेट इज टोटली डाउन। उनके घोस्ट टाउन्स जो उन्होंने बनाए हुए थे, उस फ्लैट्स के खरीदार नहीं है। वहां की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, वो अपने पैसे नहीं रिकवर कर पा रही हैं, और बहुत सारे लोग चीन में
पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड आज तक चीन की हालत ये है कि लोग अपने घरों की ईएमआई नहीं दे रहे हैं, उसके लेकर के चीन में बवाल चल रहा है। तो ये उस चीन में जाने की बात कर रहा, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये जो है, ये तो दर्शकों को याद होगा, ये आम आदमी पार्टी से ये चुनाव लड़ा था दिल्ली से, और आम आदमी पार्टी जो है एक कम्युनिस्ट विचारधारा की और विदेशों से पोषित खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तान का आग लगाने वाले, ये तमाम चीजें जो आप स्टिकर्स आप आम आदमी पार्टी के ऊपर में बड़े आराम से लगा से, ये उससे चुनाव लड़ा था। और इसकी मानसिकता वही है, ऐसे व्यक्ति के विरोध में, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में जो ये इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट, पता नहीं मुझे समझ में, कोर्ट ऐसे व्यक्तियों पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती है। स्वतः संज्ञान लेकर के इसके ऊपर में देशद्रोह और विभिन्न दंगा भड़काने वगैरह वगैरह की धाराएं लगा करके इसको तो तत्काल अरेस्ट करना चाहिए और मारने चाहिए, पिछवाड़े पे 10 लाठी, और हर 10 को एक गिनना चाहिए और मारना चाहिए 100 बार। जी पहले सर, आप न्यायपालिका से बहुत उम्मीद कर रहे हैं, आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। पहले इसके क्रांति का पिछवाड़ा तोड़ना चाहिए, तब जाकर के इस देश में ऐसे ऐसे जितने पिछवाड़े के क्रांति करने वाले हैं उनको थोड़ा सही। आप रंजन भाई, ये किस जगह से बोल रहा है, ये कैसा आईएएस बनाने के लिए कोचिंग देने वाला विद्यार्थी है, नहीं राजा जिसको बनाता, इस बात का ज्ञान नहीं है कि भारत की इकोनॉमी को कोलैप्स होने के कारण ही नहीं है। भारत की भाई, जिसको ये भूखा बोल रहा है, भारत में अनाज की इतनी उपलब्धता है कि लोगों को 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया गैस जा नहीं रहा मिलेगा है। ना, वो पका नहीं पाएगा। अरे रंजन भाई, एक बात बताइए, इस एक छोटी देश, सी बात, भारत आपने भूखा देश शब्द में, जी, भारत देश की जनता, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो उस भारत देश की जनता जो है मुरमुरे और भूजा खा के भी चैन से रहने वाली जनता है, कोई टेंशन नहीं है। मैं इस पहली बात तो यह है कि गैस की कोई ऐसी किल्लत आने वाली नहीं है। मैं विश्वास नहीं करेंगे संदीप जी, मैं अपनी पर्सनल बताता हूं। एक दिन हम गए तो मेरे स्कूटी में 2 डंडी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा 100 रुपए का और डलवा लेते हैं। इतनी लंबी लाइन देखी और मैंने आज तक अपने स्कूटर में तेल नहीं डलवाया और यूज कर रहा हूं। गाड़ी में मैंने अभी तक तेल नहीं डलवाया है, लगभग 216-217 किलोमीटर चलने की तेल है उसमें, जब जरूरत पड़े। अब तो खैर मैं देख रहा हूं पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। हाँ। हमारे घर में आपको पता है कि नहीं, मैं ये बता दूं, आपने मुझे आपको पता होगा कि मेरे घर में शादी थी फरवरी में। फरवरी के बाद मेरे घर में गैस नहीं बुकिंग हुई थी, वो सिलेंडर चल रहा था। मैंने गैस की सिलेंडर बुकिंग कराई, जब देखा कि अब आधा सिलेंडर के ऊपर खत्म हो चुका है, एक सिलेंडर खाली पड़ा है, तो गैस की बुकिंग कराई थी हमने 25 या 26 तारीख की। वो 4 दिन के बाद में वो गैस का सिलेंडर रख गया है, जहां पे लोग इतना हाहाकार मचा हुआ था। 4 दिन में वो गैस का सिलेंडर, नॉर्मल गैस में 2 दिन में डिलीवरी थी, इस बार 4 या 5 दिन में डिलीवरी हुई है। वो ला करके वो गैस का सिलेंडर रख गया और एक सिलेंडर पड़ा हुआ। तो इस देश में और जो मतलब हमारे पास जो चीजों का जो उपलब्धता है उसमें कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारी बहुत सारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, लेकिन सरकारों ने उसकी भी व्यवस्था की हुई है। ये युद्ध चलता है, चलते रहते, चलने से हमको फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तरह का ये बेहुदा आदमी बोल रहा है उस तरह का फर्क हमारे देश में कभी भी पड़ने वाला नहीं है। जी, इनके बोझा के वाक्यों में हमने देखा, उसने कहा भूखा आदमी। तो भूखा तो तब था जब 47 से लेकर 91 तक जो नेहरू ने लाइसेंस कोटा परमिट राज लगा रखा था और इंपोर्ट करते थे। ये नेहरू के काल में तो अमेरिका से वीट मंगाते थे, तब तो खाने को अन्न भी नहीं था, गैस चूल्हा तो छोड़ दीजिए, सिलेंडर तो अभी मोदी जी ने 14 के बाद बांटा है ना, 20 करोड़ एडिशनल, 30 करोड़ एडिशनल सिलेंडर 14 के बाद बांटे हैं। उससे पहले तो बहुत गरीब जनता के पास सिलेंडर ही नहीं था, तो तब तो भूखा नहीं मरा, या जनता ने क्रांति नहीं की। जब कांग्रेसियों ने, आपने सही कहा, जब कांग्रेसियों ने भूखा रखा। कोविड काल में जब इसके बाप केजरीवाल ने, वैचारिक बाप केजरीवाल ने लॉकडाउन तोड़कर पूरे मजदूरों को बाहर निकाला दिल्ली से बसों में भर भर के, और वो जनता जब पैदल चली या बस में चली, तब तो उन्होंने क्रांति नहीं की, क्योंकि वो तो अपने घर जा रहे थे, रास्ते में अन्न नहीं था। जिन पुलिस वालों के बोल रहा है कि पुलिस वाले गोली मारेंगे, हमने देख रखा रंजन, हमने उन पुलिस वालों ने उन लोगों के लिए खाना बनवाकर, जो चले आ रहे थे पैदल कोविड में, बकायदा जनता की सेवा की, भोजन दिया। और यहाँ तक कि उन पुलिस वालों को भी जनता ने भोजन दिया कि जो बैठे हुए थे।
तो यहाँ तो हिंदू जनता है ना, ये इस्लामिक और क्रिश्चियन वाली जनता तो है नहीं जो पैरासाइटिक माइंडसेट की है। ये तो हिंदू जनता है जो गरीबी में भी अपने स्वयं को भूखा रख के जो है अतिथि को या सामने वाले को भोजन प्रदान करने का प्रयास करती है या शेयर करती है। तो ये फंडे ये लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि भारत समाज इसीलिए आज तक बचा हुआ है क्योंकि हिंदू समाज से आता है, हिंदू मानसिकता, हिंदू संस्कार से आता है। या अमेरिकन कंसेप्ट, कम्युनिस्ट कंसेप्ट क्यों जो है भारत पर थोपना चाहते हो? क्या आप तक थोप पाए हैं ये दिव्य कीर्ति? और आप एक चीज और सर, इन लोगों को जो ये दे दिया गया कि स्टूडेंट्स को पढ़ाएं ऑनलाइन, ये अपने आप में क्या एक फिनोमिनन है कि जहां पर स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर इन जैसे बेहुदे लोगों से पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन तो हो नहीं रहा क्योंकि सिलेक्शन होगा नहीं, 0.01% ही इस नौकरियां हैं। अगर 100 लोग दे रहे हैं तो बाकी 99.99% कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसी मानसिकता को लेकर समाज के लिए वो खतरा है या नहीं है? ये कुछ एक सवाल थे, आप बताएं प्लीज। देखिए क्या होता है, ये जो मानसिकता है, आपको देखिए, जब जहां पे जितनी ज्यादा नाली में कीड़ा होगा, नाली गंदी होगी, वहां पे कीटाणु और बजबजाते कीड़े बहुत पैदा होंगे। इसी तरह से जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले होते हैं, वो कम्युनिस्ट विचारधारा कहां फैलती है? जहां पे गरीबी हो, असंतोष हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, समाज में अव्यवस्था हो, ऐसी जगहों पे आप देखेंगे कम्युनिस्ट विचारधारा वाले बहुत फैलते हैं। तो इनकी ये दिली तमन्ना है, इनके अंदर की पूरी जो मवाद है, गंदगी जो इनके अंदर में नाली बजबजा रहा है, अंदर का जो कीटाणु बजबजा रहा है कम्युनिज्म का, वो बाहर आने के लिए इतना उत्साहित है कि कुछ तो हो जाए तो हम बाहर आए। ये एक तो इनकी मानसिकता है जो जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की बातें, इस तरह की बेहूदी बातें करते हैं। दूसरा, सरकारी नौकरी कितनी है वो आप जब निकलता है तो बताए। पिछले साल हम कहीं जा रहे थे तो एक ऑटो में कोई बैठा था, उसने बताया कि 400 450 सीट थी, उसके लिए 10 लाख अभ्यर्थी हैं। तो भाई सिलेक्शन तो 4 450 का होना है, बाकी 9,99,500 कहां जाएंगे? तो 9 उनके लिए भी इस देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग करते हैं। कोई ऐसे सड़क पे फालतू घूम करके जो है वो के अपना समय नहीं बर्बाद करता है। प्राइवेट सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, तमाम चीजें बहुत सारी ऐसे उपलब्ध हैं। इस देश की जनसंख्या एक पॉजिटिव मैं लिखता हूं कि आप काम का चालू कीजिए, आपको ग्राहक राह चलते मिल जाते हैं। आप आइए हमारे, आप यहीं पे देखिए, ये सड़क पे ही जो आप लखनऊ के भूतनाथ से लेकर के शालीमार के बीच के सड़क पे आप जाइए, कुछ समय पहले तक कुछ नहीं तो सड़क पे इधर मैं देख रहा हूं कि बाहर टेबल लगा के उसके ऊपर में कुछ लोग कपड़े बेच रहे हैं, कुछ वहां पे आप देखेंगे तो माली आ गए हैं जो पौधे बेच रहे हैं, एक दो पंचर वाले भी आ गए हैं, वो पंचर लगा रहे हैं। सर पिछले 2 साल में अयोध्या जी ने जो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी जनरेट की है, 25 से 30 हजार करोड़ जिसमें टैक्स सरकार को मिला है, सिर्फ एक अयोध्या जी ने। और अयोध्या जी का आप अगर वो ज्योग्राफी देखेंगे तो मुझे लगता है हाईएस्ट जीडीपी प्रोड्यूसिंग पर स्क्वायर किलोमीटर में होगा अयोध्या जी का इस समय स्थान जी। तो क्या होता है कि भारत बनारस हो गया, तो इन इकोनॉमी में भी तो लोग जा ही रहे हैं ना सर। तो मुंबई छोड़ के आ रहे हैं, गुजरात छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे इस इलाके में पूर्वांचल में अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। देखिए भारत की इकोनॉमी किसी इस तरह के बेहुदे लोग नहीं समझ पाएंगे। भारत की इकोनॉमी कोई हार्वर्ड रिटर्न चिदम्बरम भी नहीं समझ पाएंगे। भारत की इकोनॉमी समझेगा देसी इकोनॉमिस्ट, जैसे बहुत अच्छे से समझे थे कांग्रेस के टाइम पे इवन प्रणब मुखर्जी जब कुछ समय के लिए वित्त मंत्री थे। अब देखिए उस समय पे उनका जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट पेश किया था प्योर देसी इस तरीके से किया था। इधर बीच में 11 साल से प्योर देसी वित्त मंत्री है, नो ऑक्सफोर्ड, नो हार्वर्ड, नो कैम्ब्रिज। यहाँ की इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है। भारत की इकोनॉमी आप देखिए कितना कम्युनिटी एक्सचेंज जो है भारत में, वो कम्युनिटी एक्सचेंज भारत की इकोनॉमी चला देता है। भारत की इकोनॉमी चलाने के लिए एक अलग तरह की माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जिस तरह का बजट यूरोप में या अमेरिका में या चीन में या जापान में बनता है, उस धर्रे पे जो अगर आप भारत की बजट को लेके जाएंगे या भारत में लेके जाएंगे तो भारत की इकोनॉमी आप नहीं चला पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो भारत की इकोनॉमी ऐसे बेहुदे लोग नहीं समझ पाते हैं और ये बेहुदे लोगों के बस की बात भी नहीं है।
सर ये बेहूदे लोग क्या बाहर से फंडेड होते हैं, जो एजेंट की तरीके से भारत में छोड़े जाते हैं कि जाओ स्टूडेंट्स को भ्रमित करो और किसी प्रकार से आग लगाने का कार्यक्रम करो? क्योंकि अरे इसके वैचारिक इस पिता व्यक्ति केजरीवाल भी फंडेड थे, कबीर फाउंडेशन और एनजीओ से, और इनके वकील और जितने दिव्यकीर्ति भी फंडेड है, मतलब सब कोई फंडेड ही है बाहर से। जी। इस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट जो इसने लास्ट में दिया है आपकी क्लिप में कि मैं तो चाइना चला जाऊं, ये बिल्कुल सीधा इशारा करता है कि इसके हैंडलर्स चाइना में बैठे हुए हैं। ये चाइनीज हैंडल्ड व्यक्ति है, वहां से कहीं से ये फंड पाता है और ये फंड पाने उसी फंड को पा करके ये इस तरह के जो विचार सर अपने कोई मातृभूमि देश छोड़कर कैसे चला जाएगा, वो भी चाइना जैसे देश में जहां पर रत्ती नहीं भर भी जो है स्वतंत्रता नहीं है? अरे आप सक्षम है तो आप सर, अपनी ये मातृभूमि लौटें, उसको सर बेहतर बनाएं। आप तो बिहार में जंगल राज भी नहीं है, यूपी में भी माफिया राज नहीं है, तो अपनी मातृभूमि पर लौट कर उसको बेहतर बनाने का कार्य करना चाहिए ना, कि देश छोड़ के भाग जाओ। सर आप देखिए, इस देश का इतिहास रहा है, रानी लक्ष्मीबाई को भी धोखा दिया गया और जिसने धोखा दिया उसको भी अंग्रेजों ने मारा। ये जब चाइना जाएंगे तो ये चाइना में राजा की तरह थोड़ी बनाए जाएंगे, एज ए ट्रेटर ये जाने जाएंगे। अगर ये कुछ हुआ और ये चाइना चले गए तो अव्वल तो चाइना इनको लेगा नहीं, कहेगा अच्छा तुमने, अगर मान लीजिए अगर एक एक स्थिति सोचिए कि कुछ हो गया भारत में, तो क्या ऐसे केस में चाइना इनके जैसे बेहूदों को अपने देश में लेगा? उतरने नहीं देगा। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो के एयरपोर्ट पे भगा देगा और वापिस जाओ, और ये यहीं पे मारे जाएंगे। इस ओझा ने अपनी जीवन में एक बड़ी सच्चाई व्यक्त की थी कि बोले थे कि फलाने लोग कहीं नहीं जाएंगे, जन्नत जाएंगे। तो ये बोला था कि जन्नत नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। तो ये पापा ओझा कहीं नहीं जाएंगे, ये मारे जाएंगे। वहां से भी लतियाए जाएंगे, यहां भी लतियाए जाएंगे। और इन लोगों का हश्र, ऐसे लोगों का यही होता है। किसी दिन आप देखिएगा अवध ओझा किसी जगह पे बड़ी बुरी तरह से पिटा रहे हैं और पिटाए बहुत जाएंगे। ये हाल फिलहाल का एक उदाहरण है जोगेंद्र नाथ मंडल, वह भी नेतागिरी करते हुए मुसलमानों के यहाँ सोचे कि बांग्लादेश में रह लेंगे, हाँ, ईस्ट पाकिस्तान में रह नहीं पाए, मार के भगा दिए गए। एक भगाए फिल्म है और सर यही 300, है। जी एक फिल्म है आपने देखी होगी हम सबने, 300 जो है, बड़ी शानदार फिल्म बनी। और उसमें जो राजा होता है उसको उसका एक वो एक सेना का हिस्सा होना चाहता है। राजा उसको बोलते हैं कि नहीं आप मेरी सेना के काबिल नहीं है, आप कुछ और कार्य करें, कुछ मदद करें, खाना पीना करें, मतलब हमारे ही काम आए। लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं आपकी सेना में ही दाखिल होऊंगा। तो वो राजा मना कर देते हैं, तो वो नाराज हो जाता है, वो जाता है और दुश्मन खेमे को पूरा रूट बता देता है, पूरी सारी धोखा दे देता है राजा को। तो राजा मरते मरते उसको आशीर्वाद देता है या कर्ज करता है, उसको बोलता है मे यू लिव फॉर एवर, भगवान करे तुम हमेशा के लिए जिंदा रहो। तो इन लोग का भी जो है शरीर में कीड़े पड़ेंगे, कुछ भी होगा, ये जिंदा रहे, जहां रहे जिंदा रहे, बस जिंदा ही रहे, मौत मांगे और मौत न पिटाते मिले। रहें, हाँ बस पिटाते पिटाते रहे जो भी, रहें, क्योंकि हाँ पिटाते रहें, गाली खाते रहें और जिंदा रहें। हाँ कहीं से पीछे से फंड मिल गया है, तो भारत भूमि के प्रति क्या मानसिकता है कि क्रांति होगी, आदमी मरेगा, कटेगा, पुलिस मारेगी। पुलिस ने आज तक किस भूखे पर, जब ये कांग्रेसी नेतृत्व का बहुत बड़ा फर्क है सर, जैसा नेतृत्व होता है पुलिस वैसी होती है। अगर कांग्रेसी नेतृत्व है, मुलायम सिंह जैसे लोग हैं, तो क्यों नहीं गोलियां चलाएंगे हिंदुओं पर? और इसी नेतृत्व तरह यदि से योगी जी जैसा है या मोदी जी जैसा है, तो भूखों को भी भोजन कराती है पुलिस, संतों पर साधुओं पर फूल डालती है, और राजा राम जी का वो भी करती है, अभिषेक भी करती है, सेना भी वही करती है। और ये तो अब ये इनके कम्युनिस्ट लोग, ये कम्युनिस्ट माइंडसेट वाले हैं ना, इनके लोगों ने, अरे माओ आपने सर एक बात बताइए सर, कम्युनिस्टों ने अपने लोग कितने मरवाए हैं? एक बार बस जरा सा दे दीजिए, तो फिर इनकी चर्चा का समापन किया जाए। अपने अपने देश के अंदर इस्लाम ने दूसरे देश में जाके मारा, क्रिश्चियनिटी ने दूसरे सभ्यताओं को मारा, इन लोगों ने तो कभी बाहर जाके मारा ही नहीं, अपने अंदर मारे। जी, इसका तो सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है, हमारे दर्शक जो हैं वो जाएं और सर्च करें पोल पोट। पोल पोट एक कंबोडिया का कम्युनिस्ट शासक हुआ करता था। 21% जनता को उसने मारा था, और आज भी कंबोडिया में एक म्यूजियम है, उसके अंदर में नरमुंडो का म्यूजियम बोला जाता है। वहां पे आप देख सकते हैं कि पोल पोट की हरकत, माओ की हरकतें तो पता ही है। 4 करोड़ के ऊपर में माओ ने चाइनीज अपने देशवासियों को मारा। लेनिन और एक स्टालिन आदमी ने तो एक कम्युनिस्ट तानाशाह ने, लेनिन आया, स्टालिन आया, उन्होंने अपने देश में कितने मारे।
सोशलिस्ट तो हिटलर भारतीय कम्युनिस्टों ने भी मारा है सर क्या? भारतीय कम्युनिस्टों ने तो इनको मिला पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल में इन्होंने जो की है उसका तो मैं सोच रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले 2010, 11, 12, 13 या 14, 15 तक हमने ब्लॉग्स पे और अपने पोस्ट पे लिखा। मैं सोच रहा हूं कि उन पोस्ट को वापस ले करके एक एक करके डाल देता हूं, तो उससे लोगों को पता लगेगा। लोग पढ़ें मारी झापी कांड, साई बाड़ी कांड, लोग पढ़ें हरमत बाही, आनंद मार्गी कांड, अशोक कुमार नाइट्स, बीजोन सेतु, लोग पढ़ें बीजोन सेतु कांड। इस तरह की इतने सारे जो इनको जो कांड किए हुए हैं वो सारे कांड पढ़ें तो पता लगेगा कि भारत में इन कम्युनिस्टों ने, और इन्होंने सबको मारा है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट जो आप भारत में कम्युनिस्ट और इस्लाम गठजोड़ जोड़ के करते हैं। एक तो पूरे के पूरे इन्होंने मुसलमानों के गांव को ही समाप्त कर दिया था पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह के भारत के कम्युनिस्टों की जो हत्याओं का जो एक जो श्रृंखला है और जो इतिहास है और जो जो एक रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत लंबे हैं। वो मैं धीरे जो पहले भी लिखे हुए लोगों ने देखा है, मैं धीरे धीरे मैं उसको अपने वॉल पे फिर से डाल दूंगा, लोग देख लें मेरे फेसबुक पेज पे जा करके तो पता लगेगा। तो कम्युनिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों से लेकर के, मतलब कि एक सत्ता वर्ग का कम्युनिस्ट है। वो किसी एक किन प्रकार बंदूक के दम पे, लड़ाई के दम पे लोगों को बरकलाए, ये बार सत्ता आ जाए, सत्ता आने के बाद में इनकी एट्रोसिटीज, ये न उद्योग चलने देते हैं, न कहीं इकोनॉमी चलने देते हैं, न ये मिडिल क्लास को रहने देते हैं। इनमें खाली दो क्लास है, एक रूलिंग क्लास और एक गरीब क्लास। गरीब क्लास को सपने दिखाना कि हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतना आगे बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा, और उनका शोषण करते हुए और अपनी जीवन जीना। हमारे ही कम्युनिस्टों के देख लीजिए कि आप कम्युनिस्टों के बड़े नेता देख लीजिए, ये बोलते हैं कि यूरोप और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। इनके बच्चे यूरोप अमेरिका में ही स्कूलिंग और कॉलेज पढ़ते हैं। केजरीवाल खुद चार्टर्ड प्लेन से नीचे नहीं उतरता है। यस, अवध ओझा का वैचारिक बाप जो है वो पंजाब की लाश पर, पंजाब के छत विक्षत शरीर पर रख के पंजाब का खून चूस रहा है और चार्टर्ड प्लेन से नीचे नहीं उतरता है। चंडीगढ़ में भी वो एक शीश महल में ही रहता है, वहां पे पंजाब केसरी जैसे अखबार की बिजली कटवा देता है, लोगों को गिरफ्तार करवा देता है। फुल तानाशाह मोड में आ चुका है वो। पंजाब में कोई पद नहीं है उसका, वो विधायक भी नहीं है, लेकिन पंजाब में जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसके पत्थर पर अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है। इनके सौजन्य से यह हो रहा है अब। और ये इनके वैचारिक बाप है। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछ के, जो आपने बताया इनका इकोनॉमिक्स ही है, तो ये क्या ये भूखे लोगों को पैदा करते हैं? ये जनता को भूखा रखते हैं क्या अपने वर्चस्व के लिए? एकदम 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 कम्युनिज्म शासन में आप देखेंगे तो आप देखिए क्या होता है कि अब अगर आप चीन का भी जो स्थिति है उसमें आप जो चीन के जो बड़े और मेजर जो शहर हैं, उसके अलावा जो मेन लैंड है चाइना में आप जाते हैं तो बहुत गरीबी होती है, बहुत। और आप तो मालूम ही होगा चाइना में उइगर मुस्लिम्स के साथ में क्या किया जाता है, वो भी पता है। तो उसी तरह से आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, ये जो किम जोंग उन है, आप फिर उसके बाद में आप जाएंगे तो आप क्यूबा देखेंगे, गरीब है। वेनेजुएला कम्युनिस्ट शासन कितना गरीब है, चिली कम्युनिस्ट शासन गरीब है, कंबोडिया, कोलंबिया, केरल भी बहुत मतलब गरीब है। फर्जी में कहानी सुना रखी है केरल। केरल बहुत गरीब है। केरल में कोई लिटरेसी का जो परसेंटेज, जिसने भी अलिफ बे पढ़ना मदरसे में जो चला गया उसको ये लोग साक्षर मानते हैं, इसलिए केरल का 100% लिटरेसी ले दिखाते हैं। बट इतने अनपढ़ और इतने कम जानकार आपको और भी जगहों पे नहीं मिलेंगे। उससे ज्यादा केरल से ज्यादा नॉलेजेबल और पढ़े लिखे जानकार आपको यूपी, बिहार और बंगाल के दूर गांवों में लोग मिल जाएंगे। तो खैर कम्युनिस्ट शासन मेरे तो हमेशा से मानना रहा है, गंदी नाली और बजबजाती नाली चाहिए गंदे गंदे कीटाणुओं को पैदा करने के लिए, और एक उथल पुथल भरा समाज चाहिए कम्युनिस्ट को आने के लिए, जहां इसलिए इनकी मनोकामना है जहां माओवादी बस्तर के जंगलों से और रेड कॉरिडोर से खत्म हो रहे हैं, ये शहरी माओवादी जो हैं इनके अंदर का माओवादी आ रहा है। जी, तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। काफी अच्छे से रंजय भाई ने हमें बताया कि ये अर्बन नक्सली और ये जो हमारे बच्चों को ज्ञान देने वाले हैं, इनसे बच के रखना है और बच्चों को ऐसे गधों से बचा के रखना है। पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं है, भ्रमित करते हैं अलग, माँ बाप और
आपके समाज से दूर करते हैं, और यह जो माइंड वॉश करते हैं उससे वापस अपना आने में और वापस अपना जीवन बनाने की शुरुआत करने में बहुत समय लग जाता है, जिंदगी अच्छी खासी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाया गया है। कृपया इन लोग से बचें, अपने बच्चों को बचाएं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन बहुत बहुत आवश्यक था। रंजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एक नया सेगमेंट भी शुरू करने जा रहे हैं, हम और रंजय भाई, जिसमें टेक्नोलॉजिकली फील्ड में क्या क्या हो रहा है, कितने शानदार कार्य हो रहे हैं, आप आपके बच्चे सब लोग के उस फील्ड्स का, उन स्कीम्स का, उस एनर्जी सेक्टर का और सब कुछ जो है रिवाइवल का, जो भी भारत सरकार प्रयास कर रही है, आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आप अपना जीवन कैसे बना सकते हैं, इस पर हम लोग एक नया सेगमेंट लेकर आ रहे हैं जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद रंजय भाई, आपने हमें समय दिया। जय श्री राम। नमस्कार। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारंभ कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।